आदाब दोस्तों। ईरान पर इसराइल का जेम्स बॉन्ड स्टाइल कामयाब अटैक, कामयाब। अब ईरान किस तरह रिकवर करा, किस तरह से मार रहा है इस वक्त, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। बहुत उसका ना कवरेज हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बात करूंगा। लेकिन हुआ क्या, ईरान के ऊपर 3 तरह से हमले किए गए, इसको जानना जरूरी है। लेकिन बात शुरू करने से पहले जिंदगी के कुछ मकासद होते हैं। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूं। अगर मैं पानी इसलिए पीता हूं कि मुझे प्यास लगती है। और मैं नौकरी इसलिए करता हूं या कारोबार इसलिए करता हूं ताकि मेरी जिंदगी सरवाइव हो और मेरी फैमिली या खानदान उसके ऊपर सरवाइव हो। यही है ना। इतना बड़ा हमला और इतना कोऑर्डिनेटेड हमला, इसके कुछ मकासद हैं। मकासद पे मैं ना बाद में बात करूंगा। ये 3 prong अटैक था, 3 prong, जिस पर लोगों की तवज्जो नहीं जा रही है। आपकी मेमोरी थोड़ी सी मैं रिवाइव करूंगा। कुछ दिन पहले एक जेम्स बॉन्ड स्टाइल हमला करा यूक्रेन रशिया के ऊपर और बॉम्बर्स को जाके निशाना बनाया है और ऑपरेशन कामयाब था। उसके पीछे मोसाद का हाथ था। तो मोसाद क्या करी, एक तो पेट्रियोटिक मिसाइल यूक्रेन को स्मगल करी जेम्स बॉन्ड स्टाइल, और वो ऑपरेशन को तैयार करने में भी MI6, मोसाद और SBU यूक्रेन, तीनों इंटेलिजेंस का काम था। और वही चीज आप ईरान के लिए हुआ। अगर आप देखें जिसमें दूध डाल के लाया जाता है, अगर आप ना होम डिपो में जाएंगे तो क्रेट होती है, क्रेट में ना सामान डाला जाता है। ये थोड़ी सी बड़ी क्रेट है जिसमें एक ड्रोन आ जाता है। ड्रोन होता है बिल्कुल छोटा, उसको अगर खोल दिया आप तो एक क्रेट में आ जाता। तो ये क्रेट के जरिए से, ट्रक्स के जरिए से ईरान में स्मगल करे। हो सकता अजरबैजान से करे, क्योंकि अजरबैजान इस वक्त इसराइल का खास मुल्क है। उसमें इन्वॉल्व है यूक्रेन की SBU, MI6 और मोसाद। ये तीनों मिलके ड्रोन्स ईरान में स्मगल भी करे और वो की जगह के ऊपर वक्त आने पर इस्तेमाल होंगे, उसको बिठा दिया गया है। बल्कि वहां जाके एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी बना ली है। नंबर 2, कुछ घंटे पहले ईरान के दिफाई निजाम को डीएक्टिवेट कर दिया गया। कैसा? मालवेयर भेजा गया, सॉफ्टवेयर भेजा गया, साइबर अटैक हुआ। जिस तरह से सेंटेक्स का हुआ था 2010 में, जब ईरान के सेंट्रीफ्यूज उल्टे फिर रहे थे, अगर आपको याद होगा, ये उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। पूरा दिफाई निजाम डीएक्टिवेट हो गया और कई चीजें डीएक्टिवेट हो गए। तो ये 2 हुए। तीसरा, 200 प्लेन उड़े, जिसमें लीडिंग थे F-35 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-15 जो इराक के ओसिराक के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करे थे, और F-16 जो एयर टू एयर अगर कोई चैलेंज करे तो उसका एयर यानी F-16 उसको डिफेंड करती है पूरे इस अटैक को। जब ये प्लेन्स उड़े, मोस्ट लाइकली सीरिया से इराक गए। टर्किश एयरबेसेस से रडार्स इनको गाइड कर रहे थे, और रिफ्यूलिंग खतर के बेस से और UAE के बेस से। ये बिल्कुल बिल्कुल साबित है, वरना ये प्लेन वहां तक जा ही नहीं सकते, और पहुंच भी गए तो आ नहीं सकते। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर गए नहीं ये लोग, 4-5 घंटे तक एयर में बॉम्बिंग करते रहे, तो ऑयल कहां से आता? अब सोचिए। तो UAE भी है इन्वॉल्व, खतर भी इन्वॉल्व है, और टर्किश बेसेस भी, क्योंकि वापसी के वक्त टर्किश बेसेस बहुत की रोल अदा करें। तो इस पूरे गेम को पहले आप समझ जाइए कि यह टेक्निकल ऑपरेशन कैसा हुआ है। ड्रोन्स, फिर सॉफ्टवेयर से, फिर प्लेन्स गए। अब पहले जब प्लेन्स दाखिल हुए तो जहां से ड्रोन्स थे
उनको वॉच किया जा रहा था और उनको गार्ड किया जा रहा था। ड्रोन्स उड़े, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के की मेंबर्स को मार दिए और साइंटिस्ट को मारे। यह इनका काम था। सॉफ्टवेयर का काम क्या था? पूरे निजाम को, दिफाई निजाम को अंधा कर दो। अब ईरानी चला ही नहीं सक रहे, यानी प्लेन्स ऊपर कब्जा करे हुए। आप अंदाजा लगाओ 4 से 6 घंटे तक आपके मुल्क पे कब्जा कर लिए लोग और बॉम्बिंग कर रहे हैं, जिधर चाहे बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो प्लेन्स क्या करे? नातान्स के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमला करे, वहां पर येलो केक बनता, वो तो हर 24 घंटे में रिकवर कर लेते हो लोग। तो जो सरफेस पे है उसको मारे, अंदर जो 80 मीटर्स के अंदर है वो वैसी है, आज भी वैसे ही है। असल सिस्टम तो फोर्डो में है, वहां पर गए भी नहीं। तो बहरहाल मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूं। प्लेन्स का काम था, नातान्स के उसको, और कहीं पर एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर प्राइमरी उनका काम क्या था? मिसाइल के लॉन्चर्स पे हमला करना था। मिसाइल के जो ना लॉन्चर्स है, जो साइलेंसर्स है, उसको तबाह करना था। ईरान में 31 ना सूबे है और कम से कम 7-8 सूबों में ये फैले हुए हैं। अब इसमें कामयाब हुए नहीं हुए, जिस तरह ईरान हमला कर रहा है इस वक्त, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो 3 तरह से अटैक हुआ, इसके 3 मकासद थे। 3 अटैक, 3 मकासद। लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 2 के ऊपर और असल पे बात नहीं कर रहे हैं। पहला मकसद, ईरान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खत्म कर दो। इसराइल को मालूम था यह नहीं होने वाला है। अगर ये 10 घंटे भी रहते तो यह ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, इनको पता है। अगर अमेरिका भी आ जाए तो फोर्डो तक नहीं जा सकता है। तो लिहाजा मकसद यह नहीं था। मकसद क्या था? फिर मकसद था क्या? न्यूक्लियर तो बहाना है। अरे भाई, ओबामा के जमाने में ही ईरान 25,000 पाउंड दे दिया एनरिच यूरेनियम, जो 30-40 बॉम्ब बन सकते थे। कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम वो दे दिया। आज जो 60%, जो 9 बम बन सकते हैं, वो भी देने तैयार हो गया, रेडी था। खाली 3.5% एनरिचमेंट हमको चाहिए और सैंक्शंस उठा देना आप, यही था और कुछ नहीं था। तो इनको कन्विंस थे कि न्यूक्लियर खतरा नहीं है और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता। वो टेक्नोलॉजिकल एक ना पावर हाउस बनना चाहता है, वो तो है, एक ना बड़ी ताकत बनना चाहता है। तो फिर मकसद क्या है? मकसद 2 है। एक मकसद यह था कि ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, उसको डीएक्टिवेट कर देना, बिल्कुल परमानेंटली ना खत्म कर देना, और वहां पर एक क्लाइंट हुकूमत या कोई फ्रेंडली हुकूमत, सो कॉल्ड फ्रेंडली, उसको बिठा देना। उसके बाद जो पारस उनकी गैस, जो फील्ड खतर के साथ दुनिया की बड़ी है सबसे, उस पर कब्जा कर लेना और मिडल ईस्ट को बिल्कुल नाकारा कर देना, ये खतर वगैरह सबको नाकारा। और गैस के पाइपलाइंस, गैस, पेट्रोल, हर चीज की लूटम लाट ईरान के ऊपर। एक जायनिस्ट, दूसरा नियोकॉन्स और मगरिब, प्राइमरीली अमेरिकन कंपनीज। यह था इनका मकसद। मगर एक मकसद था, जहां पर किसी की नजर या बहुत कम बात हो रही है या फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही है। उसके लिए एक बात को समझना जरूरी है। आप मेरे को बताइए, यह कैसे हो सकता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान क्या स्कर्मिशेस हुए, यह मगरिब और अमेरिका पाकिस्तान की डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ खड़े रहे। उसकी वजह क्या है? वो डिप्लोमेटिक फेल्योर, बीजेपी का डिप्लोमेटिक फेल्योर, ये अरे होगा भाई। राज कुछ और है। राज ये है, वो जो ना ईरान के साथ है, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के टांगड़ियां काटना, और इंडिया और ईरान 2 अहम सुतून बन चुके हैं ब्रिक्स के। देखिए, इंडिया के इसराइल से जो ताल्लुकात है वो तो ट्रांसैक्शनल है, बिल्कुल। ब्रिक्स से भी ट्रांसैक्शनल ही है, मगर इंडिया ये बात नहीं माना। इंडिया को
प्राइवेटली कहा गया, इनडायरेक्टली कहा गया, अनऑफिशियल कहा गया कि ब्रिक्स छोड़ दो, आप चाइना के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप मुकम्मल खड़े हो जाइए। इंडिया नहीं माना बात, क्योंकि इंडिया सोवरेन कंट्री है हमेशा से, 1947 से, जिस तरह से चाइना है। अब ईरान भी आज सोवरेन कंट्री है, तो ईरान एक अहम मेंबर बन गया ब्रिक्स का, और ब्रिक्स दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रही है। और ये एक ऐसा निजाम आ गया ब्रिक्स का, उनका मॉनेटरी सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर मगरिब का क्या होगा? ईरान उसमें की रोल अदा कर रहा था। अगर आपको याद होगा, एक पहली ट्रेन चाइना से ईरान आई, ईरान से चाइना गई, अब उसमें क्या ले जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं, मालूम ही नहीं हो रहा। अब सी से अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो सी से जाना पड़ता पूरा। कैसा जाएंगे? पाकिस्तान तो क्लाइंट स्टेट है, पाकिस्तान से तो कुछ आ जा नहीं सकता। अफगानिस्तान तो एक बिल्कुल वोलेटाइल है। अब ईरान को चाइना से ट्रेन डायरेक्टली आ रही है और जा रही है। तो ब्रिक्स इसका सबसे बड़ा हदफ था, जरिया था, न्यूक्लियर का बहाना करना, और एक जो ना सबसे बड़ा मकसद था वो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल निजाम को बिल्कुल दरम भरम कर देना, और ईरान की जो मादनियात है उसको लूटना, और पूरे मिडिल ईस्ट पर इसराइल का डोमिनेशन हो जाना परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग हॉल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये था प्लान। तो इस पे गुफ्तगू बहुत कम हुई है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए आप, नेगोशिएशंस में किस तरह धोखा दिया गया, क्या किया गया, ईरान किस मैसिव तौर पे रिकवर करा है, पूरे जेम्स बॉन्ड के पूरे प्रोजेक्ट को ईरान फेल कर दिया, वो मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। आदाब।